नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से आप खबर। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर लगी है मुहर। पुष्कर सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जन्मेजय खंडूरी देहरादून के एसएसपी बनाए गए हैं। योगेंद्र रावत हरिद्वार के एसएसपी नियुक्त किए गए हैं। लोकेश्वर सिंह पिथौरागढ़ के एसपी बनाए गए हैं। रिधिम अग्रवाल कुमाऊं की डीआईजी बनाई गई। देवेंद्र सिंह पीचा चंपावत के एसपी नियुक्त किए गए हैं। वहीं सुखबीर सिंह सेना नायक आईआरबी प्रथम रामनगर से उनकी नियुक्ति हुई है। वरिंदरजीत सिंह सेना नायक आईआरबी द्वितीय बनाए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल इसको कहते हैं। तो देवेंद्र सिंह पीचा चंपावत के एसपी बनाए गए हैं। सुखबीर सिंह सेना नायक आईआरबी प्रथम बनाए गए हैं, जो रामनगर से बनाए गए आईआरबी प्रथम, और वरिंदरजीत सिंह सेना नायक आईआरबी द्वितीय बनाए गए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर। न्यूज़ वन इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे और कह दिया था कि पुष्कर सरकार में अधिकारियों का तबादला होने जा रहा है। जन्मेजय खंडूरी देहरादून के एसएसपी बनाए गए हैं। योगेंद्र रावत हरिद्वार के एसएसपी नियुक्त किए गए हैं। और जैसा कि न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया था, ठीक उसी तरह से बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बड़े फेरबदल किए गए हैं। रिधिम अग्रवाल कुमाऊं की डीआईजी बनाई गई हैं। देवेंद्र सिंह पीचा चंपावत के एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो ये तमाम वो बड़े अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। और सुखबीर सिंह सेना नायक आईआरबी प्रथम बनाए गए हैं और वरिंदरजीत सिंह सेना नायक द्वितीय आईआरबी बनाए गए हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया ने ये खबर पहले ही दिखाई थी और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। पुष्कर सरकार ने 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये एक बड़ा बदलाव है। और विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, ये एक बड़ा बदलाव क्यों किया गया? ये आमतौर पे कोई बड़ी मंशा से किया जाता है? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुत अरसे से पुलिस कप्तानों के तबादले प्रपोज्ड थे और बीते शनिवार को ही ये तबादला लिस्ट आने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने कुछ और मंथन किया। 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं राज्य सरकार ने। लेकिन एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि कप्तान सिर्फ 4 ही बदले गए हैं, यानी जो जिलों के एसएसपी हैं जी, वो सिर्फ 4 ही बदले गए हैं, जबकि बदले जाने की इनकी संख्या ज्यादा थी। तो माना ये जा रहा है कि एक और तबादला लिस्ट आ सकती है। महत्वपूर्ण तौर पर समझें तो राजधानी देहरादून की कमान जन्मेजय खंडूरी को मिली है। ये डीआईजी रैंक के अफसर हैं और बहुत सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं और इनको बहुत अच्छा अनुभव भी है। इसके अलावा योगेंद्र सिंह रावत जो देहरादून के कप्तान थे वो हरिद्वार गए हैं। इसी प्रकार से सरकार ने चंपावत और पिथौरागढ़ जिले को नया कप्तान दिया है। 4 कप्तान दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो कार्यभार था प्रभार बदला गया है। एक इस तबादला लिस्ट को अगर समझें तो पुलिस मुख्यालय के कार्मिक महकमे में बदलाव हुआ है, क्योंकि बीते दिनों कार्मिक को लेकर जो समस्याएं दिक्कतें आ रही थी, प्रकरण लेट चल रहे थे, तो शायद ये भी एक निर्णय बड़ा हुआ है। जो आईजी कार्मिक पद से पुष्पक ज्योति हटाए गए हैं। तो कल की तबादला लिस्ट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरकार ने करीब एक आईएएस समेत 50 पीसीएस अफसरों के भी तबादले किए हैं, जिसमें एसडीएम एडीएम रैंक के अफसर हैं। चुनाव का वक्त करीब है, जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त की आवश्यकता क्या है। देखिए, चुनाव का वक्त करीब है। ऐसे अफसर जिनको 2 या 2 से अधिक वर्ष एक जिले में हो गए हैं, उन्हें सरकार को हटाना पड़ेगा। यदि सरकार नहीं हटाती है तो फिर चुनाव आयोग निर्णय लेगा, क्योंकि फिर चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है। अफसरों के नाम जाते हैं कि किसको किस वक्त कितना वक्त किस जिले में हो गया है। लिहाजा सरकार की एक साइज है और माना यह जा रहा है कि एक और कप्तानों की एसएसपी की ट्रांसफर लिस्ट आएगी, जिसमें पहाड़ के, कुमाऊं और गढ़वाल के जिले शामिल होंगे। जी सुदीप, ये भी माना जाए कि कुछ जो तबादले हुए हैं वो आप जैसा बता रहे थे कि कुछ परेशानी हो रही थी प्रशासन विभाग में, पुलिस विभाग में, तो उसको लेकर तो ये कार्रवाई के तौर पर भी देख सकते हैं क्या? जी देखिए, इसमें कार्रवाई के तौर पर तो इसमें भी नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, अगर देहरादून और हरिद्वार के एसएसपी के बारे में समझें तो इन दोनों अफसरों को जनवरी में डीआईजी हो जाना चाहिए था, पर पद की कमी के चलते ये डीआईजी नहीं हो पाए। लिहाजा जो एसएसपी हरिद्वार हटे उन्हें प्रभारी डीआईजी करके लाया गया है। और ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पुलिसिंग में हुआ कि 5 आईपीएस अफसर 7 महीने से डीआईजी बनने का सपना देख रहे हैं, जो कि शायद पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। तो सरकार ने व्यवस्था की है कि एक तो परिवर्तन किया जाए, क्योंकि सरकार पे डीएम बदलने के बाद कप्तानों के बदलने का दबाव था। ये चुनाव का वक्त है तो पॉलिटिकल प्रेशर भी होते हैं। मंत्री विधायक चाहते हैं कि उनके पसंद का या उनका करीबी व्यक्ति को मौका मिले, पर यह संभव नहीं है
क्योंकि लिमिटेड जिले हैं, लिमिटेड अफसर जी हैं और नेताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। जी लिहाजा सरकार ने समय से निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय और पहले हो जाना चाहिए था, जानकार ऐसा बता रहे हैं, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जी इसको कहा जा सकता है। जी और जी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन दोनों बड़े जिलों में पुलिसिंग में जी कितना बदलाव, कितना सुधार दिखता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर डोईवाला से रवाना होंगे किसान, भारी संख्या में मुजफ्फरनगर जाएंगे। तो मुजफ्फरनगर महापंचायत में ये किसान शामिल होंगे। किसान महापंचायत की होने जा रही है ये महापंचायत। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड के डोईवाला से भी भारी संख्या में किसान आज महापंचायत में शामिल होंगे। सुबह से ही किसानों का जुटना डोईवाला गुरुद्वारे में शुरू हो गया है, जिससे विभिन्न गाड़ियों में यहां से किसान कुछ ही देर में रवाना होने जा रहे हैं। तो डोईवाला के भी किसान पहुंच रहे हैं। दरअसल एक गुरुद्वारा है, यहां पर भारी संख्या में किसान जमा हो रहे हैं और यहीं से गाड़ियों में भरकर ये सभी किसान पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। दरअसल देश भर के किसानों को इस महापंचायत में बुलाया गया है। अपने आप में ये महापंचायत बेहद खास है और यहीं पर रणनीति बनाई जानी है। तो ऐतिहासिक किसान महापंचायत कह सकते हैं इसे। तो डोईवाला से यहाँ से किसान रवाना होंगे महापंचायत में शामिल होने के लिए। तो काफी संख्या में किसानों का सुबह से ही जमा होना शुरू हो गया है और ये किसान यहीं से रवाना होंगे। महेंद्र जी, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 9-10 महीने से किसान आंदोलन बहुत जोरों पे चल रहा है। किसान 9 महीने से अधिक हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठा है और ये सेंटर की सरकार गूंगी और बहरी, किसान की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही। किसान की तरफ देखना इसने अच्छा नहीं समझा और आज उसकी एक शुरुआत मुजफ्फरनगर से हो रही है। मुजफ्फरनगर में जो ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, वो एक ऐसी महापंचायत है जो कि आज सेंटर में बैठी हुई सरकार के कान खोल देगी। महेंद्र जी, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 9-10 महीने से। और ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र चौहान संवाददाता डोईवाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, डोईवाला से काफी संख्या में किसान महापंचायत में जाने वाले हैं, कितनी तादाद होगी किसानों की? देखिए, काफी दिनों से ही मुजफ्फरनगर महापंचायत को लेकर किसानों में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक पंचायत मुजफ्फरनगर की मानी जा रही है। इसको लेकर कई दिनों से किसानों की नुक्कड़ बैठ के गांव-गांव में चलती रही और आज भारी संख्या में यहाँ से विभिन्न गाड़ियों में किसान एकत्रित होकर अब से कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही 2-3 घंटे बाद वो मुजफ्फरनगर पंचायत में शामिल होंगे। जी, आपने किसानों से बातचीत भी की, उनका क्या कहना है? जी, किसानों में एक तरफ गुस्सा है कि सरकार 8-9 महीने से उनकी सुन नहीं रही है। किसान लंबा आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रही है। लेकिन और किसानों में एक उत्साह भी आज देखने को मिला कि आज जो महापंचायत होने जा रही है वो अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत है और इसके बाद उन्हें उम्मीद है कि सरकार चेतेगी और उनकी किसानों की सुनवाई करेगी। जी, इसका मतलब है कि इस महापंचायत में किसान जो है वो जो जा रहे हैं वो उनको वो उम्मीद भी है कि इस महापंचायत के बाद सरकार उनकी सुन लेगी। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक और अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में योगी के गढ़ में होने जा रही है, तो इससे किसानों को उम्मीद है कि अब जैसे कि यूपी में, उत्तराखंड में और अन्य राज्यों में चुनाव है, तो उन्हें उम्मीद है कि सरकार किसानों की ताकत को देखते हुए उनके पक्ष में फैसला लेगी। जी महेंद्र, मतलब ये माना जाए कि किसानों को लगता है कि इस महापंचायत से जो पार्टी है या फिर प्रदेश की सरकार है उनको हो सकता है असर और वो दबाव में आकर उनके हक में फैसला ले लेंगे, ऐसा माना जाए? ऐसा सोच रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, किसानों की यही सोच है कि आज जो किसान अपनी ताकत दिखाएंगे उससे जरूर कहीं ना कहीं सरकार को झुकना मजबूर होना पड़ेगा। उन किसानों की यही उम्मीद आज महापंचायत को लेकर है। जी, क्या लगता है आपको आगामी चुनाव उत्तराखंड में भी है, इसका कोई असर? जी देखिए, अगर सरकार ने किसानों के पक्ष में फैसला ना लिया, क्योंकि उनकी किसानों की जायज मांगे किसान बता रहे हैं, और अगर सरकार अगर फैसला नहीं लेती तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को नुकसान होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए महेंद्र। तो आपको बता दें कि काफी संख्या में किसान डोईवाला से रवाना हो चुके हैं पहले ही महापंचायत में। बढ़ते हैं आगे। अनुशासन का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्टी के नेता का कहना है
कार्यकर्ताओं में आज एक बार फिर जबरदस्त भिड़ंत हुई है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले देखने को मिली है ये भिड़ंत देहरादून के रायपुर में डिग्री कॉलेज के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री के पहुंचने से चंद मिनट पहले रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही ये तू मैं होने लगी। विधायक उमेश काऊ और कार्यकर्ताओं में ये भिड़ंत हुई थी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सामने काऊ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कार्यक्रम को छोड़ने तक की धमकी दे दी। साथ ही यहां तक कहा कि वो जिन कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं वो उनके साथ रहेंगे तो वो कार्यक्रम छोड़कर चले जाएंगे। बीजेपी विधायक जिस कार्यकर्ता से उलझे वो जिला पंचायत के सदस्य हैं और पार्टी में 15 से 20 साल के लिए काम कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह का कहना है कि विधायक जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिर रहा है। एक विधायक को ये बात शोभा नहीं देती। आप विधायक हैं? अरे औकात में रहो। अरे औकात वाली बात करो। आपको किसी ने बुलाया था? आपको किसी ने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी कुछ। विधायक उमेश शर्मा काऊ का कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री धन सिंह रावत के सामने हुए विवाद के मामले में मदन कौशिक ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी की जानकारी का मामला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मामला पार्टी की जानकारी में है। ये मदन कौशिक ने कहा है। एमएलए की कार्यकर्ताओं से दरअसल तू मैं हुई थी और इसी पर उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी पार्टी को है। दरअसल मंत्री धन सिंह के सामने ही ये हंगामा हुआ था और उसके बाद चारों तरफ पार्टी की किरकिरी हो रही है। मदन कौशिक ने कहा है कि मामला पार्टी की जानकारी में है। दरअसल एमएलए की कार्यकर्ताओं के साथ तू मैं हुई थी और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि एमएलए का जो रवैया है कार्यकर्ताओं के प्रति वो सही नहीं है। ये बातें शोभनीय नहीं है क्योंकि वो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो निंदनीय है। और अब मदन कौशिक ने कहा है कि पार्टी को इस पूरे मामले की जानकारी है। ये पार्टी का आपसी मामला है। दरअसल मंत्री धन सिंह रावत के सामने यह हंगामा हुआ था। धन सिंह रावत मौजूद थे। ये था कि कुछ विधायक कहीं ओवर एंट्री तो नहीं कर रहे हैं दूसरे के विधानसभा क्षेत्र में, इनक्रोच तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा इसी जानकारी में समाधान है। देहरादून के आईआरडीडी सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में आईटी और सोशल मीडिया के प्रमुख अमित मालवीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा है कि आज के समय में सोशल मीडिया अपनी बात जनता तक पहुंचाने का बहुत ही अहम माध्यम है। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूँगा आईटी विभाग के। देखिए, आज सोशल मीडिया और आईटी का युग है और इस युग में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की हमारी सरकार चल रही है उस सरकार के जितने किए हुए काम हैं और उत्तराखंड सरकार के काम हैं, हमारे संगठन के बूथ स्तर तक को ले जाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे सभी लोग जो है इस काम में लगे हैं और उनके अंदर एक उत्साह आए, अच्छा समन्वय बने और अच्छी तारतम्यता के साथ वो काम करे, इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी कार्यशाला में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। सीएम ने कहा कि मेरा छोटा बेटा 8 साल का है पर आजकल अपनी दादी के साथ सो रहा है। मैंने माँ से पूछा ये सो क्यों नहीं रहा है। मेरे पास सिर्फ माँ ने बताया कि रात में मौका पाकर वो चादर ओढ़कर मोबाइल चलाता रहता है। बेटों को लगता है कि दादी सो गई है। ये सुन सभागार में ठहाके लगने लगे। दरअसल वो अपने बेटे का किस्सा सुना रहे थे कि अचानक उनका बेटा उनके साथ, बेटे ने सोना बंद कर दिया तो उन्होंने अपनी माँ से सवाल पूछा कि मेरा बेटा मेरे पास सोता क्यों नहीं है। तो यहाँ पर सीएम धामी की माँ ने उन्हें बताया कि दरअसल रात में उनका बेटा मोबाइल चलाता है, इसी वजह से वो अपने पिता के साथ नहीं सोता है। दरअसल इनके बेटे को ये लगता है कि उनकी दादी सो गई है, लेकिन दादी की नज़र अपने पोते पर है और दादी को इस बात की भनक है कि पोता मोबाइल चलाता है। मैं नहीं सोऊंगा, मैं तो आमा के साथ सोऊंगा। आमा माने की दादी को हमारे आमा बोलते हैं।
कि मैं आमा के साथ सोऊंगा। तो मैंने अगले दिन पूछा एक दिन अपनी माँ से कि ये इधर सोता ही नहीं है। तो बोली ये इसलिए नहीं सोता है कि जैसे ही ये मेरे साथ सोता है तो ये अपना जो है चादर वादर ओढ़ लेता है और ये सोचता है आमा सो गई है, और पूरी रात भर मोबाइल चलाते रहता है 4 बजे तक सो जाता है और सवेरे उठता नहीं जल्दी। तो जब छोटे बच्चे इतने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं तो हमारे लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ही है। तो लेकिन है क्या, आप मैंने कहा जैसे कि पूरे उत्साह के साथ। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, विधायक दिलीप रावत समेत गढ़वाल कमिश्नर, डीआईजी गढ़वाल समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में फरियादी यहां पर पहुंचे, सीएम को अपनी समस्या बताई। जनता दरबार का हॉल भरा हुआ दिखाई पड़ा। सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 महीने पूरे भी हो गए हैं। तो सुहास, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।